हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में, जिसमें हम आज एक नई सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम आता है बैराट सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं बैराट सभ्यता के बारे में। तो बैराट सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्तमान स्थिति कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये पड़ता है जयपुर के अंदर, इसकी वर्तमान स्थिति है जयपुर। अब हमें पढ़ना है कि इसकी नदी कौन सी आती है, कौन सी नदी के किनारे स्थित था। तो इसका वो आती है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के किनारे। तो वर्तमान स्थिति जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। उसके बाद में हम इसके समय की बात करते हैं तो इसका समय आता है 600 ईसा पूर्व। इसका समय आता है 600 ईसा पूर्व। फिर हम ना एक बात करते हैं अब एक 1837 ईस्वी की। 1837 ईस्वी में एक व्यक्ति आते हैं कैप्टन बर्ड। तो कैप्टन बर्ड जो है उनके द्वारा यहाँ पर भाब्रू शिलालेख इसकी खोज की गई। कैप्टन बर्ड के द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज की गई। तो भाब्रू शिलालेख का नाम मैंने जब आपको पढ़ाए थे राजवंशों के बारे में, उसमें भी मैंने आपको भाब्रू शिलालेख के बारे में बताया हुआ है कि आपने नाम से तो आप परिचित ही होंगे भाब्रू शिलालेख के। इसके अंदर जो था, जो भाब्रू शिलालेख है, इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर मौर्य शासक आते हैं अशोक। तो मौर्य शासक अशोक द्वारा बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ में आस्था प्रकट करने की जानकारी हमें मिलती है भाब्रू शिलालेख के अंदर। किसके द्वारा इसको खोजा गया? कैप्टन बर्ड के द्वारा इसकी खोज की गई। कब की गई? 1837 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। अब ये जो भाब्रू शिलालेख है ये वर्तमान में भी है। ये वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय के अंदर स्थित है। तो हमने बात की बैराट सभ्यता की, तो वर्तमान स्थिति है इसकी जयपुर, बाणगंगा नदी के किनारे। उसके बाद में हम इसके समय की बात करते हैं तो 600 ईसा पूर्व इसका समय आता है। फिर 1837 में कैप्टन बर्ड के द्वारा भाब्रू शिलालेख जो है इसकी खोज की गई। और भाब्रू शिलालेख की स्पेशलिटी हमने क्या पढ़ी कि ये जो मौर्य शासक थे अशोक, इनके द्वारा बुद्ध धम्म और संघ में आस्था प्रकट करने की जानकारी हमें मिलती है भाब्रू शिलालेख से। फिर हमने पढ़ा कि ये जो भाब्रू शिलालेख है अब ये वर्तमान में रखा गया है कलकत्ता संग्रहालय में। तो हमने शुरू किया बैराट सभ्यता के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके उत्खनन के बारे में। तो उत्खनन इसका हुआ 1936 ईस्वी में। उत्खनन कार्य प्रारंभिक रूप से करवाया गया दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने 1936 ईस्वी में प्रारंभिक रूप से इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया, लेकिन बृहद स्तर पर 1962-63 में बृहद स्तर पर यह कार्य करवाया गया कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी
हमने बात की उत्खनन कार्य की, किसकी? बैराट सभ्यता की। कहाँ पर है? जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। तो ये इसका उत्खनन कार्य 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा प्रारंभिक रूप से करवाया गया। फिर हमने बात की वृहत स्तर पर, तो वृहत स्तर पर इसका उत्खनन कार्य 1962-63 में कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि ये सभ्यता जो है ये महाभारत कालीन सभ्यता है। यह सभ्यता महाभारत कालीन सभ्यता है। फिर उसके बाद में हम बात करें कि ये सभ्यता जो है ये मौर्य युगीन की सभ्यता है, कि हमने जो भव्य शिलालेख मिला है उसके अंदर जो राजा अशोक हैं वो मौर्य शासक ही हैं और उनके द्वारा बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की गई है, इसकी जानकारी हमें मिली भव्य शिलालेख में। तो मतलब ये सभ्यता जो हुई है मौर्यकालीन सभ्यता है। यह सभ्यता मौर्यकालीन सभ्यता है। फिर हम बात करें कि ये सभ्यता जो है ये बौद्ध युगीन सभ्यता है। यह सभ्यता बौद्ध युगीन सभ्यता है। फिर हम बात करें कि ये सभ्यता जो है ये जनपद कालीन सभ्यता है। तो पहले हमने बात की कि ये एक तो महाभारत कालीन सभ्यता है, फिर हमने बात करी कि मौर्य कालीन सभ्यता है, बौद्ध युगीन सभ्यता है और ये एक जनपद कालीन सभ्यता है। तो कैसे है महाभारत कालीन सभ्यता की? पांडवों के जो उनको अज्ञातवास मिला था उनके अंतिम जो 6 वर्ष थे उन्होंने यहाँ पर बिताए थे। कहाँ पर? बैराट में, जिसका प्राचीन नाम क्या आता है? विराटनगर। तो उन्होंने विराटनगर में व्यतीत किए थे। तो विराटनगर के जो राजा थे, राजा विराट, उनकी पुत्री थी उत्तरा और अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। तो उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह हुआ था, तो इसलिए ये महाभारत कालीन सभ्यता हम इसे कह सकते हैं। तो मौर्यकालीन सभ्यता भव्य शिलालेख में अशोक जो थे, राजा अशोक जो थे, उनके बुद्ध धर्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट करने की जानकारी अगर हमें भव्य शिलालेख से मिलती है तो मतलब ये मौर्यकालीन सभ्यता है। उसके बाद में जनपद कालीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये जो मत्स्य जनपद था इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसका अब वर्तमान में नाम क्या है? बैराट। तो इसलिए जनपद कालीन सभ्यता भी है। और बौद्ध युगीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव भी देखा गया है, इसलिए ये बौद्ध युगीन सभ्यता मानी गई है। तो ये महाभारत कालीन सभ्यता, मौर्यकालीन, बौद्ध युगीन और जनपद कालीन सभ्यता है। उसके बाद में अब हम आगे बात करते हैं। पहले हम महाभारत कालीन सभ्यता क्यों है ये हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम समय, अज्ञातवास का अंतिम समय विराटनगर, जिसका वर्तमान नाम क्या है? बैराट, में व्यतीत किया। तो इन्होंने अज्ञातवास का अंतिम समय विराटनगर जो है बैराट में व्यतीत किया था। फिर मैंने आपको बताया विराटनगर के राजा कौन से आते हैं? राजा विराट। और यहाँ पर हम बात करते हैं अर्जुन की। तो इनकी पुत्री आती है उत्तरा और जो अर्जुन है इनके पुत्र आते हैं अभिमन्यु। तो इन दोनों का होता है विवाह। तो ये जो विराटनगर के राजा हैं इनके साथ इनके संबंध अर्जुन और के पांडवों के संबंध जो है वो स्थापित हो जाते हैं, इसलिए इसको महाभारत कालीन सभ्यता कहा जाता है।
तो राजा विराट तो उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ हुआ था। उसके बाद में अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी व बीजक डूंगरी पहाड़ियां हैं। अब भीम डूंगरी पहाड़ी जो है, इसका हम समझे मतलब कि यहाँ पर एक भीमताल तालाब भी है। भीम डूंगरी पहाड़ी पर भीमताल तालाब है। अब इस तालाब का निर्माण कैसे हुआ? तो जब ये अपना अज्ञातवास पूरा कर रहे थे, जब ये अपना वनवास में थे और साथ में अपना अज्ञातवास पूरा कर रहे थे, तो द्रौपदी को प्यास लगती है, तो वो भीम को जल लाने के लिए कहती है। और जो भीम है वो अपने पैर से चट्टान को धक्का मार देते हैं, अपने पैर से चट्टान को खिसका देते हैं और वहां पर एक तालाब का निर्माण होता है, तो वो है भीमताल तालाब। तो भीमताल तालाब के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि भीम ने चट्टान पर पैर मारकर द्रौपदी के लिए पानी निकाला था। तो पानी निकाला, इसलिए इस तालाब का नाम क्या पड़ गया? भीमताल तालाब। तो हमने बात की कि यहाँ पर, कहाँ पर? बैराठ में। यहाँ पर गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी पहाड़ियां भी हैं। तो भीम डूंगरी की हमने विशेषता पढ़ी कि यहाँ पर एक भीमताल तालाब भी है। और वो कैसे निर्मित हुआ कि भीम ने अपने चट्टान पर पैर मारकर द्रौपदी के लिए पानी निकाला था, इसलिए इसका नाम पड़ा भीमताल तालाब। अब हम बात करते हैं एक जनपद की। तो जनपद जिसका नाम आता है मत्स्य जनपद। तो ये जो मत्स्य जनपद है, इसकी राजधानी आती है विराटनगर, जिसका वर्तमान नाम क्या है? बैराठ। तो ये जो विराटनगर या फिर बैराठ है, ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो ये था बैराठ सभ्यता के बारे में। अभी इसके बारे में आगे और भी है और हम उसको कल पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा कि इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में पहले तो जाना कि जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। उसके बाद में हमने इसके समय की बात की कि 600 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। फिर हमने यहाँ पर एक भाब्रू शिलालेख हमें मिला, कैप्टन बर्ड के द्वारा खोजा गया, जिसमें जो मौर्य शासक हैं अशोक के द्वारा बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट करने की जानकारी हमें यहाँ से मिली। उत्खननकर्ता प्रारंभिक रूप से दयाराम साहनी और बाद में कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी आते हैं, वो तो इन्होंने वृहद स्तर पर 1962-63 के अंदर यहाँ पर उत्खनन कार्य किया। फिर हमने पढ़ा महाभारत कालीन सभ्यता है, बौद्ध युगीन, मौर्य कालीन सभ्यता है और जनपद कालीन सभ्यता भी हमने ये पढ़ी थी। उसके बाद में हमने महाभारत कालीन सभ्यता होने का कारण पढ़ा, जनपद कालीन सभ्यता होने का कारण, बौद्ध युगीन सभ्यता होने का कारण भी पढ़ा और मौर्य युगीन सभ्यता भी क्यों है, ये इसके कारण हमने आज पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पर गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी और बीजक डूंगरी तालाब पहाड़ियां भी हैं और भीम डूंगरी पर यानी कि भीम डूंगरी जो पहाड़ी है उस पर भीमताल तालाब का निर्माण किया गया। और जनपद मत्स्य जनपद की राजधानी आती है विराटनगर या फिर बैराठ जिसे हम कहते हैं। तो ये था बैराठ सभ्यता के बारे में। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।